हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा नवंबर का सेकेंड वीक का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर जो इस वीक के लास्ट टॉपिक्स हैं वो हमने लिए हैं। यहाँ भी अगेन 16 टॉपिक्स अराउंड हैं। इसमें से पहला एक पटन पटोला, एक गुजरात की एक हैंडीक्राफ्ट है, वो देखेंगे। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, पहली बार फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी फिर से खोली जा रही है इंडिया में, क्योंकि जो लास्ट थी वो नालंदा डिस्ट्रॉय की जा चुकी है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, राइट। देन गरुड़ा शक्ति एक एक्सरसाइज है। निकोबारी होड़ी क्राफ्ट के अंडमान निकोबार से एक क्राफ्ट बनाई जाती है, उसके बारे में है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये इसके बारे में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे टॉपिक है। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, आखिर ये क्या चीज़ है? ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी कोरोना के बाद, ये रिकवरी हो रही थी इकोनॉमी में, उसके लिए न्यूज़ में था। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस के बारे में, हिंदू लॉज, वेब 3.0, नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एनर्जी इन पेरू, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी इन पेरू, इंडोनेशिया। गर्किन्स गर्किन्स एक्चुअली वो जो ककरी होती है, वो इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका, वो बन गया है, राइट। तो एक्सपोर्टर नॉट प्रोड्यूसर, एक्चुअली एक्सपोर्टर। तो उसके लिए न्यूज़ में है सारथी मोबाइल ऐप। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसके हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। जो पहला टॉपिक है वो है पटन पटोला। नाम से ही लगता है, पटन एक्चुअली गुजरात की एक जगह है, उसी से ये बन के आता है, और ये एक साड़ी का एक पार्ट होता है ये, राइट। तो अब इसमें ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया की जो अभी इंडिया हम देख रहे हैं कि G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है, और इसी में जो डेलीगेट्स इंडिया में आते हैं, जो पॉलिटिशियंस बाहर से आते हैं इंडिया में, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं इंडिया की तरफ से। तो हमने पिछली वीडियो में भी कुछ देखा था, यहाँ भी इटली के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है पटन पटोला, G20 में जो आए हैं उनको दिया गया है। इसको 2013 में 2013 में जीआई टैग भी मिला है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहेंगी और है भी, और इसलिए एग्जाम में आने के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। पटोला इज ए डबल इकाद वुमेन साड़ी, ये एक साड़ी है जिसको गुजरात में बनाया जाता है। पटन गुजरात में ही एक जगह है, राइट। देन धम्मा लिपि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, राइट। जो कि मानू बांकुल इन सबरून इन साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में ये बनाई जा रही है, राइट। 29 नवंबर 2022 को इसको बनाना स्टार्ट किया जाएगा, यानी इसकी फाउंडेशन ले की जाएगी। उसके बाद बुद्धिस्ट एजुकेशन इसमें की जाएगी, उसमें उसके अलावा इसमें सेकुलर स्टडीज़ भी कराई जाएंगी जो कि अदर कोर्सेज से रिलेटेड होंगी, राइट। इंडिया की ऐसी पहली ये फर्स्ट बुद्धिस्ट रन यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, राइट। देन गरुड़ा शक्ति एक एक्सरसाइज है जो कि इंडोनेशिया के साथ, यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडोनेशिया नाम इतना बड़ा है, और इंडोनेशिया के लिए ये जितने सारे आइलैंड्स हैं एक साथ मिलकर इंडोनेशिया बनते हैं, और ये हाफ इसका जो आइलैंड है, ये पापुआ न्यू गिनिया, वो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे इंडियन आर्मी इंडोनेशियन आर्मी के साथ मिल करके ये गरुड़ा शक्ति आर्मी जो एक्सरसाइज होती है वो करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों हम एक्सरसाइज करते हैं ये? ताकि हमारी आर्मी को एक एक्सपर्टीज़ मिल सके। दूसरी तरह अलग अलग आर्मीज़ के साथ जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो जैसे हम अपने एग्ज़ाम के लिए अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट लगा के देखते हैं कि हमारी क्या स्टेटस है, उसी तरीके से आर्मी भी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइज करती है, उनको समझने के लिए, नई टेक्निक सीखने के लिए, ताकि आप आर्मी अपनी प्रिपेयर्डनेस भी देख सके, प्लस एक दूसरी आर्मी के साथ उनकी एक कांटेक्ट भी रह सके, जो कि पीस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। उसके बाद कुछ और एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया की अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, जैसे मैत्री होती है थाईलैंड के साथ, एक्विवरीन होती है मालदीव्स के साथ, हैंड इन हैंड है चाइना के साथ, मित्र शक्ति है श्रीलंका के साथ, नोमाडिक एलिफेंट है मंगोलिया के साथ, शक्ति है फ्रांस के साथ, सूर्य किरण है नेपाल के साथ, एंड युद्ध अभ्यास है यूएस के साथ, जिसमें यूएस के साथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के साथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ जो हमारे एक्सरसाइजेज होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका नाम आप कम से कम याद जरूर रखें, राइट। निकोबारी होदी क्राफ्ट, अब ये क्या है? निकोबार की एक बोट है, ठीक है ना, इसको ये निकोबार वाले लोग ही बनाते हैं, और वही अपनी ये वहाँ के लोगों की पहचान है, राइट। इसको जीआई टैग दिया जा चुका है, और ये क्राफ्ट वहाँ से बना के, अब ऑब्वियसली अगर जीआई टैग दिया गया इसका मतलब है कि उसको बेचा भी जाएगा, वो बाहर के लोग जो उसको चाहे तो खरीद सकते हैं, राइट। अब ये जो अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है उससे रिलेटेड ये क्राफ्ट है, उनका ट्रेडिशनल क्राफ्ट है ये।
राइट। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन रिलीज करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक एनजीओ जैसी चीज होती है जो इसको रिलीज करती है। राइट। अब इसमें क्या कहा गया है, इसके आउटकम्स क्या है, इसके रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि ओवरऑल द सीपीआई यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स shows that control of corruption has stagnated and worsened in 86% of countries over the last decade। 86% कंट्रीज में जो करप्शन के ऊपर जो कंट्रोल है वो खराब हो चुका है, मतलब उनकी हालत खराब है। राइट। बस इतना काफ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में अगर देखना चाहें हम, सॉरी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में देखना चाहें तो इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक एनजीओ है जो कि जर्मनी यानी बर्लिन जर्मनी में फाउंड की गई थी 1993 में, कि करप्शन के स्टेटस जो है वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज में क्या करप्शन के स्टेटस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट। देन टॉप परफॉर्मर्स कौन है, तो डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड, ये टॉप परफॉर्मर्स है, टॉप परफॉर्मर्स है। राइट। इंडिया की जो रैंक है वो इंडिया की जो रैंक है वो 85th है 100 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में। 86 थी 2020 में एंड 80 थी 2019 में। तो इंडिया की रैंक थोड़ी सी नीचे ही आ चुकी है। राइट। 86 थी 2020 में, अभी 85 है, तो ऑब्वियसली इसकी थोड़ी ऊपर बढ़ी है, पर 80 थी ये 2019 में, तो उससे नीचे आ गई है, तो ऊपर नीचे चलते रहता है ये। राइट। उसके बाद इंडिया की जो स्कोर है वो 40 है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इंडिया को जो स्कोर दिया है वो 40 है। एक्सेप्ट भूटान, भूटान के अलावा बाकी सारे नेबर्स जो है वो इंडिया के जो नेबर्स है बाकी वो सारे इंडिया से नीचे हैं। पाकिस्तान जो कि 16 पॉइंट ड्रॉप करके 140 पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान की बात हम क्या ही करें। राइट। अब हम देखते हैं कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इसके बारे में एक्चुअली कुछ अमेंडमेंट्स हैं ऐसे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल में कि आखिर वो मेजर जो अमेंडमेंट्स है वो क्या है। फर्स्ट अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट होता है वो 1951 में होता है, और वो लैंड इशू से होता है, क्योंकि जो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सोशलिस्ट बेंट ऑफ माइंड के होते हैं। राइट। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होती है आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक है। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हो चुकी है, और हमारे अंदर जमींदारी सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और सोशलिस्ट जो आइडिया है वो ये कहता है कि प्रॉपर्टी की रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ठीक है ना, कि कुछ ही लोगों के हाथ में सारी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये एक्चुअली एक थोड़ा ब्रॉड आइडिया है सोशलिज्म का। तो उसी के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट लाई जाती है, जिसमें जमींदारी को अबॉलिश करके उसको 9th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। 9th शेड्यूल जो उसी समय 1951 में ही बनाया जाता है, उसके पहले सिर्फ 8 शेड्यूल ही होते हैं। 9th शेड्यूल 1951 में पहली बार बनाया जाता है, और 9th शेड्यूल का प्रोविजन होता है कि उसके अंदर कोई भी अगर आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसको उसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये उस समय तक का स्टेटस होता है। तो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट होता है, उसी समय 9th शेड्यूल भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जो लैंड से रिलेटेड जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो 9th शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं, ताकि उसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू ना हो। यानी कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे, तो जुडिशरी उसके ऊपर इंटरफेयर ना करे। तो इस पे काफ़ी टशन चलता है, जिसका रिजल्ट होता है 1973 में जो केशवानंद भारती केस होता है, और उसमें जुडी बेसिक स्ट्रक्चर का जो आइडिया है वो बाहर निकल के आता है। राइट। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जस्ट यहाँ पे अमेंडमेंट्स देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम 7th अमेंडमेंट। ये भी अगेन जो 7th अमेंडमेंट है ये इसी लैंड वाले इशू से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड बाय लैंग्वेज यूनियन टेरिटरी एंड लैंग्वेज यूनियन टेरिटरीज इंट्रोड्यूस्ड। इसमें जो स्टेट्स जो है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना, बाय लैंग्वेज के बेसिस पे यूनियन टेरिटरीज जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। राइट। उसके बाद है 42nd अमेंडमेंट, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 1976 में आता है 42nd अमेंडमेंट। इसमें सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड जो है प्रियम्बल में ऐड किए जाते हैं। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ही नहीं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, 3 ऐसे वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जाते हैं प्रियम्बल में। और उस ये एक्चुअली 1976 का जो टाइम है वो इमरजेंसी का टाइम है, जो इंदिरा गांधी ने उस समय इंट्रोड्यूस किया था इमरजेंसी, वो टाइम है। और उस टाइम पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है, और काफ़ी वाइड स्प्रेड अमेंडमेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 52nd अमेंडमेंट है जो 1985 में आता है, और वो
10th शेड्यूल लेके आता है, जिसके अंदर अब इसके सीन क्या होता है इस समय 1985 का सीन देखिए, जब जनरल इलेक्शन होते हैं उस समय तो लोग अक्सर एक पार्ट इलेक्शन होते समय किसी और पार्टी से लड़ते हैं, और इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है तो किसी और पार्टी से पैसा लेकर के उसके साथ जाके मिल जाते हैं। तो पॉलिटिक्स काफ़ी जो अनस्टेबल हो जाती है, तो इसके लिए ये 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसके अंदर ये प्रोविजंस बनाए जाते हैं कि अगर आपने इलेक्शन एक पार्टी से लड़ी है, दूसरी पार्टी में अगर आप चले जाते हैं तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे 1985 में 52nd अमेंडमेंट आता है, जिसमें 10th शेड्यूल ऐड किया जाता है। राइट, ठीक। देन द नेक्स्ट थिंग इज 44th अमेंडमेंट। राइट, अब इसमें क्या राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो निकाल ली जाती है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होती है, और उसको फिर अब हटा करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दी जाती है। राइट, 42nd अमेंडमेंट से। देन 61st अमेंडमेंट आता है, जिसमें वोटिंग एज जो है 21 से घटा करके 18 कर दी जाती है। राइट, तो 86th अमेंडमेंट आता है 2002 में, जो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन की बात होती है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना स्टेट की ड्यूटी बन जाती है। राइट, देन आता है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जो कि 1992 में आता है, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन फॉर पंचायत यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करी जाती है। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ की 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज, 74th अमेंडमेंट से म्यूनिसिपैलिटीज़, तो 1992 में किया आता है। देन 2016 में आता है 101st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि जीएसटी इंट्रोड्यूस करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है 101st अमेंडमेंट एक्ट। राइट, उसके बाद आता है 2019 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 10% रिजर्वेशन देता है ईडब्ल्यूएस को, जिसके बारे में हमने पिछले भी वीडियोस, कई सारे वीडियोस थे उसमें हमने बात करी है। राइट, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे जिसके बारे में आपको तो जानना ही चाहिए। राइट, देन हम आते हैं दूसरे और टॉपिक्स पे, देखते हैं और दूसरे हमारे टॉपिक्स क्या है। देन यस, अब है के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। अब इसके बारे में जस्ट मैं कहूँ तो एक्चुअली जब कोविड अटैक किया तो उस समय इकोनॉमी बिल्कुल ही ठप हो चुकी थी, पूरे देश में लॉकडाउन, कोई घर से भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो सारे के सारे प्रोडक्शन, सारे के सारे सर्विसेज, सब कुछ बंद हो चुके थे। राइट, उस समय जब एकदम से फिर जब लॉकडाउन खोला गया धीरे धीरे करके, जब खोला जाने लगा तो कुछ देखा गया कि कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें कि रिकवरी इमीडिएटली हो गई, और कुछ सेक्टर्स थे जिनमें रिकवरी बहुत धीरे धीरे हुई। तो उससे क्या ग्रोथ जो है वो कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं था। तो उससे जो ग्रोथ के जो अलग अलग सेक्टर्स में जो ग्रोथ हुए वो अलग अलग थे, उनको जब देखा गया तो उनका जो शेप बनता है वो के शेप का बन जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी एंड लार्ज कैप फर्म्स है, लार्ज कैपिटल फर्म्स है, उनकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट रही, पर कुछ स्मॉल बिजनेस जो थे वो, उनकी जो ग्रोथ है वो कम होती चली गई एक लॉकडाउन खुलने के बाद भी। इसी वजह से ये जो इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, इसकी ग्रोथ कम हो रही है, ये के शेप बन जाता है, इसीलिए इसको के शेप रिकवरी कहते हैं। राइट, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, कभी अगर के शेप की बात आए तो आप सीधे समझना कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। राइट, अ के शेप रिकवरी अकर्स व्हेन फॉलोइंग रिसेशन, एक रिसेशन यानी कि जो लॉकडाउन का केस था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवर्स एट डिफरेंट रेट्स, टाइम्स एंड और मैग्नीट्यूड, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी जो है वो अलग अलग रेट से रिकवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से के शेप रिकवरी जैसी चीज़ आती है। इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू एन इवन यूनिफॉर्म रिकवरी, ये जस्ट कि अगर कोई दूसरा केस हो, जैसे लॉकडाउन जैसी चीज़ ना हो, तो यूनिफॉर्म रिकवरी होगी, यानी सारे सेक्टर्स को इक्वली रिकवरी करने का मौका मिलेगा, सबकी ग्रोथ इक्वल होगी। पर यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं होती है, कुछ सेक्टर्स बहुत फास्ट रिकवर करते हैं, कुछ सेक्टर्स जो है वो बहुत स्लो रिकवर करते हैं, इसलिए के शेप रिकवरी जैसी चीज़ देखने को मिलती है। राइट, ये हमने देखा। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में जस्ट देखते हैं हम थोड़ा सा कि फॉरेक्स रिजर्व आखिर है क्या। तो एक्चुअली इससे जो क्वेश्चंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, हम वो ये नहीं पूछेंगे एग्जाम में कि आखिर इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व है कितनी। अभी अराउंड $600 बिलियन के पास हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, जो ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो ऑब्वियसली पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि कभी भी पूछा जाए तो उस दिन का कितना फॉरेक्स रिजर्व है हमें तो पता नहीं है, तो वो वैसी चीज़ें तो नहीं पूछी जाएंगी। पर पूछी क्या जाएंगी कि फॉरेक्स रिजर्व आखिर है क्या। तो हम क्या जो बिजनेस करते हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस, हम जैसे इंडिया के अंदर जो हमारा ट्रेड है वो रुपी में होता है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रुपी में नहीं होता, वो डॉलर में होता है। तो हमारे पास अब जैसे घर में तो हम क्या, सपोज 4 लोग रहते हैं, तो हम एक दूसरे से एक एक चीज़ दे करके दूसरी चीज़ ले सकते हैं, बार्टर सिस्टम भी घर में हम चला सकते हैं। लेकिन घर के बाहर अगर हमें कुछ ट्रेड करना हो तो हमें उसके लिए रुपया चाहिए, उस वहाँ तो बार्टर सिस्टम चलता नहीं है। सेम वे इंडिया के अंदर हम रुपी से काम करते हैं, पर इंडिया के बाहर अगर हम जाएं ट्रेड करने के लिए, हमें अगर यूएस से कुछ खरीदना है, इंपोर्ट करना है, या फिर किसी दूसरी कंट्री से भी अगर हमें इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें डॉलर चाहिए।
राइट, एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी एग्जांपल देके बताया। तो उसके लिए हमें डॉलर का रिजर्व होना बहुत ही जरूरी है, वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट होता है। अब हम समझते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स है, जिसमें डॉलर भी हो सकता है, कोई दूसरी करेंसी, जैसे अगर हम सपोज रशिया से ट्रेड करते हैं या फिर चाइना से ट्रेड करते हैं तो उनकी करेंसी भी अगर हमारे पास है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। गोल्ड रिजर्व्स, गोल्ड हमारे पास अगर है तो वो भी हमारे लिए फॉरेक्स रिजर्व का काम करेगी। फॉरेक्स रिजर्व एक्चुअली गोल्ड से हम काफ़ी उसको गोल्ड बेच करके खरीद सकते हैं, फॉरेक्स यानी कि डॉलर खरीद सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये एक्चुअली आईएमएफ से रिलेटेड है, जो कि आगे हम देखेंगे। स्पेशल पोजीशन विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रिजर्व पोजीशन विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों जो है वो आईएमएफ से रिलेटेड है। गोल्ड रिजर्व तो इंडिया की अपनी गोल्ड रिजर्व है, और फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी कि जो जो भी करेंसी हो सकती है, डॉलर हो सकती है, पाउंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है उसके अंदर क्या क्या हो सकती हैं, किसी भी दूसरी कंट्री की करेंसी हमारे पास हो सकती है, राइट। वो हमारे को फॉरेन करेंसी एसेट में काउंट की जाएंगी। और जो सबसे बड़ा एक्चुअली जो हमारा जो मतलब हम कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो फॉरेन करेंसी एसेट का ही है, राइट। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो एक्चुअली इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, जो हम आईएमएफ के पास रखते हैं कि आईएमएफ से अगर कल को हमें पैसा चाहिए तो उससे हम कितना पैसा ले सकते हैं, राइट। ये डिपेंड करता है कि हमारी जीडीपी कितनी है और हमने वहाँ पे शेयर कितना अपना रखा हुआ है, इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो ये आईएमएफ से रिलेटेड है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। देन इज नीदर ए करेंसी, ये एक अक्सर ये बात पूछी जाती है, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि अगर हम आईएमएफ से लोन ले सकते हैं या फिर इस जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है वो आईएमएफ से हम लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक टाइप की करेंसी भी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो एक करेंसी नहीं है, वो हमारी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, हमारी जीडीपी पे डिपेंड करता है कि हमारी जितनी बड़ी जीडीपी होगी और हमारा आईएमएफ में कितना बड़ा शेयर है, उसके अकॉर्डिंग हमें अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो हमारे को वहाँ से पैसे देते हैं। बट स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर नॉट करेंसी, एनी काइंड ऑफ करेंसी नहीं है ये, ठीक है ना। स्पेशल राइट ड्राइंग्स इज नॉट ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन द आईएमएफ, आईएमएफ पे ये क्लेम भी नहीं है। आईएमएफ अगर चाहे तो आपको पैसे दे सकती है, डिपेंड्स कि आपकी इकोनॉमी की स्टेटस क्या है, वो सब कुछ चेक करके फिर आपको देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिजर्व पोजीशन इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या है कि हर एक कंट्री को अपना एक शेयर वहाँ पे जमा करना होता है, एक कोटा, कि आप कितना पैसा वहाँ पे जमा करते हैं, और वही कोटा आपको कल को जब ज़रूरत पड़ेगी तो उससे वही पैसे आपको निकाल के दिए जाएंगे, उस पर कोई फ़ी नहीं होता। आप आईएमएफ की जो कंडीशंस है उसको फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये हर कंट्री एक अपना कोटा वहाँ पे जमा रखती है कि कल को अगर ज़रूरत पड़े तो हम वो पैसा वहाँ से उतना पैसा हम निकाल सकते हैं, और बाकी कंट्री भी सेम वे ऐसा पैसा निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये जो है वो काम करता है, एक तरीके से ये इमरजेंसी अकाउंट की तरह काम करता है। जो रिजर्व ट्रांसपोजिशन है वो आईएमएफ के पास हम जमा करते हैं, राइट। नेक्स्ट है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। अब इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन क्या चीज़ है। अब यहाँ पे नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस है जो कि रशिया से जर्मनी तक आती है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यह यहाँ पे रशिया है, ठीक है ना, और यहाँ से जर्मनी तक ये 2 पाइपलाइन आती है जो सेम लोकेशन तक पहुँचती है, कि ग्रीफ्सवाल्ड जर्मनी की लोकेशन है, और यहाँ पे वेओबोर्ग वाइबोर्ग एंड उस्ट लुगा, ये 2 यहाँ पे जगह हैं जहाँ से रशिया से गैस यहाँ पे ईयू को यानी यूरोपियन यूनियन को, यूरोप को गैस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 2 नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 एंड 2, ये 2 पाइपलाइंस हैं जिसको अभी रिसेंटली अटैक करके उसको डैमेज किया गया था। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है लॉन्गेस्ट सब सी पाइपलाइन है, जिससे रशिया जो है वो गैसेस एक्सपोर्ट करता है यूरोप को, राइट। इसमें हमें इतना जानना चाहिए कि यहाँ पे 2 पाइपलाइन हैं जो रशिया से जर्मनी तक जाती है, और उससे काफ़ी सारा जो यूरोप का जो कह सकते हैं 40% जो गैस का कंजम्पशन है वो रशिया फुलफिल करता है। इतना काफ़ी है। अब एग्जैक्टली कौन सा लोकेशन से आता है आई डोंट थिंक कि जरूरत पड़े, पर अगर देख सकते हैं वाइबॉर्ग इन लेनिनग्राड रशिया में ये जगह है, जो जर्मनी के ग्रीफ्सवाल्ड जर्मनी में जगह है, वहां तक ये आती है, राइट। ये फिर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2, ये 2 तरह के पाइपलाइंस हैं इसमें, राइट। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हिंदू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉज। अब ये क्या जो हिंदू लॉज में के अंदर
जो इनहेरिटेंस राइट्स है उसके अंदर दो टाइप की थॉट प्रोसेस चलती है। एक है मिताक्षरा लॉ स्कूल एंड दया भागा लॉ स्कूल। ये दो नाम ऐसे हैं, दया नाम काफ़ी फेमस है वो क्राइम पेट्रोल वाले नाम से की वजह से। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे मिताक्षर लॉ स्कूल एंड दया भाग लॉ स्कूल क्या कहता है। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फादर की जो प्रॉपर्टी है वो कब उसके सन को जाएगी। एक है जो मिताक्षर कहता है कि जब तक फादर अलाइव है तब भी सन जो है उनकी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा दया भागा जो है वो कहता है कि जब फादर के डेथ के बाद ही सन जो है उनकी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं। राइट। अब इसके ये जो मेन डिवीजन है जो दया भागा है वो कहता है सन हैज़ नो ऑटोमेटिक ओनरशिप राइट ऑफ बाय बर्थ बट एक्वायर्स इट ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। यानी कि जब फादर की डेथ हो जाती है तभी सन जो है उनकी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकते हैं। जब तक फादर अलाइव है तब तक उनकी ऑटोमेटिक राइट नहीं बनती, फादर अगर दे दे तो ठीक है, अदरवाइज दे हैव नो क्लेम। पर इन मिताक्षर स्कूल कहता है कि आप उनकी जो फादर की प्रॉपर्टी है उस पर आपके हक हैं अगर फादर जिंदा है तब भी। राइट। अब ये कहाँ कहाँ पे फॉलो होते हैं, जैसे दया भागा लॉ लॉ स्कूल जो है वो फॉलो होता है बंगाल एंड असम के एरिया में। जो मिताक्षर स्कूल है वो मिथिला, महाराष्ट्र एंड द्रविड़ यानी कि साउथ इंडिया, ये बनारस, ये सारे एरिया यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर फॉलो होता है। और बंगाल एंड असम का जो एरिया है वहाँ पे दया भागा लॉ जो है वो फॉलो होता है। राइट। तो ये जो है बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है, इतना तो पता होना चाहिए। यही मेन काम की चीज़ है। वेब 3.0, अब वेब 1.0 हुआ है 1990 में, 2.0 हुआ है 2000 में, 3.0 हुआ है 2020 में। डिफरेंस क्या है? 20 जो वेब 1.0 है यानी जो सबसे इनिशियल था वो बेसिक था जिसमें HTML ईमेल वगैरह हम भेज सकते थे। दूसरे वाले में क्या हुआ कि वो इंफॉर्मेटिव हो गया, इंटरेक्टिव हो गया, वीडियोस ये सब आने लगे, गेम्स होने लगे ऑनलाइन, ये सारा कुछ। पर स्टिल जो वेब 2.0 के अंदर क्या है कि जितना भी डेटा है वो मैक्सिमम डेटा कुछ कंपनीज हैं उनके पास है, लाइक गूगल हो गया, उनके पास मैक्सिमम डेटा है। गूगल, अमेजोन, इनके पास जो मैक्सिमम डेटा है पब्लिक डेटा वो उनके पास है, तो वो डेटा बेच के वो अपना इनकम करते हैं। थर्ड जो होगा यानी वेब 3.0 होगा वो काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड होगा, और वो जो डेटा होगा वो पब्लिक का अपने, वो उनकी अपनी इन्वेंट्री होगी, वो अपने पास रखेंगे। तो प्राइवेसी का जो इशू है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है यहाँ पे। वेब 3.0 जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, राइट, टू बी रन बाय ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब आप समझते हैं कि वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कोई भी आकर के ओनरशिप ले सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट। यूजर्स विल हैव ओनरशिप स्टेक्स, यानी कि यूजर्स जो होंगे उनकी अपनी ओनरशिप होगी उनके डेटा पे। कल को अपना डेटा अगर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, नहीं बेचना चाहे तो नहीं बेच सकते हैं, यानी अगर वो बेचते हैं तो उनको उसके लिए पैसा मिलेगा। गेविन वुड जो फाउंडर है इथेरियम के, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम वेब 3.0 को ऐसे कॉइन किया था और उन्होंने ही 2014 में इसकी बात करी थी। यूजर्स एंड कैन क्रिएट कंटेंट, ये तो वेब 2.0 में था कि आप कंटेंट बना सकते हैं, लाइक वीडियो बना के आप पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या टिकटॉक जैसी चीज़ जो है वो सारा इसी का पार्ट है वेब 2.0 का। 3 में क्या होगा, इसकी वजह से क्या था कि डेटा प्राइवेसी जैसी, डेटा सिक्योरिटी, अब्यूज ऑफ सच डेटा, ये वाला इशू तो चल रहा था। 3.0 में क्या होगा कि विल डिलीवर अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड फेयर इंटरनेट वेयर यूजर्स कंट्रोल देयर ओन डेटा। आप अपना डेटा खुद से कंट्रोल करेंगे, ये होगा इशू। ये हाईलाइट होगा वेब 3.0 का, डिसेंट्रलाइजेशन एंड यूजर कंट्रोल ओवर देयर ओन डेटा। राइट। देन है निगेटिव आयन टेक्नोलॉजी। इसका जो मेन यूजेज है वो क्या है कि हमने देखा है कि एयर प्यूरीफायर जैसी चीज़ आती है, अभी है कि आप अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगा लीजिए और आपके अंदर, घर के अंदर की जो पॉल्यूटेड एयर है वो क्लीन हो जाएगी। कैसे करते हैं वो? अब इसमें सीन क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि जो जो पॉल्यूटेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। राइट। और जो ये जो मशीन है जो आप घर में लगाएंगे, जो एयर प्यूरीफायर है, वो निगेटिवली चार्ज आयन रेडिएट करते हैं, मतलब रेडिएट नहीं, वो इजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, निगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो घर के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है वो उसको, ये जो निगेटिवली चार्ज्ड आयंस है वो जाकर के उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो पॉल्यूटेंट्स जो है आपका, अब क्योंकि उसके पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके ऊपर तो वो स्टिक करती है चीज़ों के ऊपर। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो उसकी जो स्टिकनेस, वो स्टिकिंग वाली जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो कम हो जाती है। इस तरीके से ये काम करता है। अब ये कितना काम करता है स्टिल ये मैटर ऑफ डिबेट है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई साउंड डेटा हमारे पास है नहीं जो कि बता सके।
राइट। अब और भी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि रिस्ट बैंड पे नेगेटिव जो आयन टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करते हैं। क्वांटम पेंडेंट, एनर्जी पेंडेंट है, जो लॉकेट्स जैसी चीज़ होती है जो गले में लटका के रखो तो उससे एनर्जी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो सब चीज़ें इन्हीं पे काम करती है। उसके बाद काइनेस्थेस काइनेस्थेसियोलॉजी टेप है। ये एक्चुअली जब स्पोर्ट्समैन को आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स पर्सन को जब मसल पे क्रैम्प आ जाता है तो वहाँ पे वो टेप चिपकाते हैं, जिससे वो स्वेलिंग वगैरह या इन्फ्लेमेशन है वो, या फिर जो ट्विस्ट आ जाती है, स्ट्रेन आ जाती है एक्चुअली लिगामेंट में, टेंडन्स में, तो वो उसको ट्रीट कर देते हैं। राइट, वो टेप है। इन सभी जगहों पे वो नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। इशू ये है कि नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी के लिए जो नेगेटिव आयन रेडिएट करने की, इजेक्ट करने की जो जो प्रोसेस है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं। और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो किस लेवल पे एक्टिव है या फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नोबडी नोस, जिसकी वजह से ये हमारे को क्या टिश्यू या फिर डीएनए डैमेज कर सकते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। राइट, इसकी वजह से ये काफ़ी इशू न्यूज़ में है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इमरजेंसी इन पेरू। पेरू ये एक कंट्री है, यहाँ पे साउथ अमेरिका में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ब्राज़ील है और वेस्टर्न साइड में ये एक कंट्री है। यहाँ पे ऑयल स्पिलेज हुआ है, जिसकी वजह से 90 डेज़ की इन्वायरमेंटल इमरजेंसी घोषित की गई है। रीज़न क्या है? एक फ्रीक वेव्स होता है जो कि वोल्केनो की वजह से इस एरिया में फ्रीक वेव्स क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जो शिप यहाँ से जा रही थी उसके अंदर रैकेज हो गया, मतलब उसमें ब्रेक आ गया, और उसकी वजह से जो ऑयल्स थी वो स्पिल हो गई। तो आप समझते हैं 6000 बैरल्स ऑफ ऑयल, जो क्रूड ऑयल था, वो पानी में बह गया है। ऑब्वियसली उसकी वजह से जो वहाँ की, क्योंकि जब ऑयल स्पिलेज होती है तो वाटर के ऊपर एक लेयर बन जाती है, फिर वो जो एयर का जो सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है, और जो नीचे जो स्पीशीज हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, उनकी लाइफ को खतरा हो जाता है। इंडोनेशिया लोकेटिंग इट्स कैपिटल। पहले हम इंडोनेशिया की कैपिटल के बारे में बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इंडोनेशिया आखिर है क्या। ये इंडोनेशिया है आपका, राइट। अब ये इंडोनेशिया है और हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा आइलैंड है, पूरा का पूरा बीच समुद्र के अंदर है। अब ऑब्वियसली अगर सी लेवल राइज होगा तो इनके जो कोस्टल एरिया होंगे वो डूबेंगे, राइट। अब जकार्ता, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जकार्ता जो है वो बिल्कुल कोस्ट में ही है, कोस्टल एरिया है जकार्ता। अब इसकी वजह से जो सी लेवल राइज होता है तो इनको अपना कैपिटल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया तो डूब जाएगा। 2050 में जकार्ता के डूब जाने की पूरी चांस है, यानी कि पूरा थर्ड, मतलब एक तिहाई जो है इस सिटी का वो डूब जाएगा। तो इसलिए इन्हों को अपना कैपिटल चेंज करना होगा। तो ये कैपिटल ले कहाँ जाएंगे? बोर्नियो आइलैंड पे लेके जाएंगे, जिसका नाम है नूसनतारा, ठीक है ना। वो यहाँ पे लेके आएंगे कि यहाँ पे वो हाईलैंड है, तो यहाँ पे अपना नया कैपिटल बनाने वाले हैं ये। तो इंडोनेशिया डूबने वाला है, उसका कैपिटल जकार्ता है जो डूबने वाला है, तो वो अपना नया कैपिटल लेके जाएंगे नई जगह पे, जिसका नाम होगा नूसनतारा, राइट। अब ये पहली बार जोको विडोडो इनके प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ये बात कही थी, जो कि इसका कैपिटल डूबने वाला है तो उसको हमें शिफ्ट करना चाहिए। 2019 में ये बात कही गई थी। सी लेवल राइज इसका इशू है, क्योंकि सी लेवल राइज होगा तो ऑब्वियसली कोस्टल एरिया जो है वो डूबेगा, राइट। ये हमें ध्यान में रखना है। इंडिया इमर्जेज एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ घरकिन्स। अब घरकिन्स जो है वो ककड़ी होती है, ठीक है ना, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हम बन चुके हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। और हमने इंडिया में, एक्चुअली इंडिया वर्ल्ड का 15% जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ इंडिया के अंदर होता है, राइट। और हम किसको किसको एक्सपोर्ट करते हैं, देखिए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ओशियानिक कंट्रीज, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, साउथ कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्जियम, रशिया, चाइना, श्रीलंका, इसराइल, इन सबको हम ककड़ी बेचते हैं। हम बहुत आगे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा उसके बाद नेक्स्ट है सारथी मोबाइल ऐप। एक्चुअली सेबी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए, जो इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके एजुकेशन के, एजुकेशन मतलब कि वो पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, उसके जो निटिग्रिटीज हैं इन्वेस्टमेंट की वो बताएगा सेबी। उसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है सारथी, राइट। अबाउट ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ये यहाँ पे इनको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल ऐप की यूज़ ले सकते हैं, इससे नॉलेज ले सकते हैं, ये आपको बताएंगे। एक्चुअली इसी मोबाइल ऐप, इसी बेसिस पे आजकल जितने बैंक्स की जो उनके जो डीमैट अकाउंट्स होती हैं, उन सबके अगर आप डीमैट अकाउंट लेते हैं तो वहाँ पे वो ऑलरेडी प्रोवाइड करते ही हैं। वो एक कह सकते हैं कि एक तरीके से वो कोचिंग देते हैं, एक छोटा सा उनका 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, वो सिखाते हैं, वीडियोस भी होते हैं उनके पड़े हुए,
वो ऐसे गाइड करते रहते हैं, राइट? क्योंकि उनका कमीशन बनता है, अगर आप उनके ऐप से उनके अकाउंट से आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो आपको कमीशन लेंगे आपसे। तो इस तरीके से आप उनकी इनकम बढ़ती है, तो वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें उनके अकाउंट से, राइट? तो ये साथी मोबाइल ऐप सेबी ने लॉन्च किया है। इशू क्या है, पर्पस क्या है इसका? लोगों को इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना इन्वेस्टमेंट के लिए। ये थे हमारे थर्ड एपिसोड का फाइनल, यानी कि नवंबर के सेकंड वीक का फाइनल वीडियो, और इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आप इसको दोबारा देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो यू कैन पोस्ट इन कमेंट सेक्शन। मैं अगले वीडियोस में लाइक दिसंबर से जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं पूरे एक साल के अंदर के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए उनको भी मैं 2005 इस तरीके से डिस्कस किया करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो नज़दीक हैं और क्वेश्चंस भी डिस्कस होते रहने चाहिए, तो आई थिंक वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो लेट्स सी वो कैसा जाता है। आप उसको कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक नेक्स्ट वीक की वीडियो में जो और नवंबर के थर्ड वीक का होगा। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टिल देन बाय बाय।